प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल. डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सकें, जो अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं. राइट, अब एडिटोरियल पढ़ना और द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड करना हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक एक्ली हील जैसा एक प्रॉब्लम है. राइट, सो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इफ यू रियली वांट टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, you should try to listen everything in English. Right, start reading the Hindu newspaper or Indian Express. Just try, dare to read at least. Right, so this is going to be the lecture which will be a mix of Hindi and English both. Okay, and यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस एडिटोरियल को कैसे पढ़ना है, एंड देन कि क्या है ये सहारा के बारे में, ठीक है ना, कौन सा सवाना रीजन है, साहेल रीजन कौन सा है, अफ्रीका के बारे में बात करने जा रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं. ठीक है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज़ हैं, किस तरीके से उसको जो आजकल की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसने लूटा खसोटा और उसको बहुत ज़्यादा गरीब आज भी है, और कैसे अपने अपने इंटरेस्ट के लिए सारी कंट्रीज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से यूज़ करती हैं. और जो G20 की समिट चल रही है, ठीक है, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और अभी ब्रिक्स की जो समिट हुई है साउथ अफ्रीका में, तो इंडिया जो है किस तरीके से, यहाँ से ये जो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक का, इसमें ये बताया जाएगा कि इंडिया क्या क्या रोल है और इंडिया किस तरीके से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को किस तरीके से हेल्प कर सकता है. ठीक है, और हमारे इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ और जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितनी भी 54 कंट्रीज हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम उनको हेल्प कर सकते हैं. राइट, और उसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि जो ग्लोबल साउथ का इशू क्या है. तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो है आपका सिलेबस में जो कि मेंशन है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के सिलेबस में, उससे रिलेटेड है. और इंडिया एंड अफ्रीका जो एक एज कॉन्टिनेंट और स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका के साथ, और जो महात्मा गांधी जी के समय से लेकर नेल्सन मंडेला जी के टाइम से लेकर के जो चीज़ें हैं उनको हम इसमें देखेंगे, समझेंगे कि क्या है और इंडिया कैसे मदद कर सकता है. राइट, तो ये जो है सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो ये बना हुआ है, ये ग्लोबल साउथ को आप कैसे पहचानेंगे. जब भी आप कोई ग्लोब में देखें, पूरे वर्ल्ड मैप को देखें, तो उसके साथ इक्वेटर जैसे निकलता है, तो ऑलमोस्ट इक्वेटर यहाँ से हाल्व कर देता है इसको बीच से. ठीक है, तो उसके नीचे की जितनी भी कंट्रीज हैं, तो बेसिकली पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं है. राइट, और चाइना, इंडिया एंड ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑल दीजिए सारी की सारी कंट्रीज जितनी भी हैं साउथ एशियन कंट्रीज, ये सारी सारी ग्लोबल साउथ में आती हैं. तो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज होती है वो मोस्टली पुअर है. ठीक है, मोस्टली पुअर हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपिंग अभी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं हुई. राइट, तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए इस मैप के थ्रू वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या इसमें है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए. राइट, सो सबसे पहले व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी न्यूज़पेपर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर हेडिंग्स. राइट, सो इसकी हेडिंग को सबसे पहले वी हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ओके, सो इंडियाज G20 अपॉर्चुनिटी, तो मीन्स सिंस इंडिया इज एट द हॉट सीट ऑफ द G20. राइट, सो इंडिया इज हैविंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, तो इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, मौके क्या है फॉर एन अफ्रीकन रेनेसा. तो अफ्रीकन रेनेसा मतलब एक तरीके से पुनरुत्थान करना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, या अफ्रीका के लिए इंडिया कैसे मदद कर सकता है G20 के प्लेटफॉर्म को यूज करके. राइट, तो अब इसमें मेनली इंडिया और अफ्रीका का और आज के जो ये करंट के मुद्दे हैं इनसे भी रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. ठीक है, so like an absentee landlord, Africa is flagging its demand nowadays on multilateral fora such as BRICS. So BRICS consist of B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, and S for South Africa. So that is called BRICS, right? The G20 and the United Nations General Assembly. Okay, so like an absentee landlords means देखिए जो साउथ अफ्रीका केवल एक कंट्री है जो कि इसका पार्ट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना. ठीक है, साउथ अफ्रीका इज द पार्ट ऑफ द ब्रिक्स, नॉट द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. राइट, सो लाइक एन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, तो दिस मीन्स जो 54 कंट्रीज हैं टोटल, उनमें से 53 कंट्री आर नॉट पार्ट ऑफ द ब्रिक्स. राइट, तो वो सारी की सारी कंट्री तो एब्सेंट हैं, बट अफ्रीका इज फ्लैगिंग इट्स डिमांड. तो जो अफ्रीका की जो दिक्कत है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, फ्लैगिंग इट्स डिमांड नाउ डेज ऑन मल्टीलेटरल फोरम. तो क्योंकि ये मल्टीलेटरल फोरम है जो ब्रिक्स है, क्यों मल्टीलेटरल मतलब कई पक्ष, मतलब कई देश हैं ना, इसमें शामिल है 5 देश हैं, तो वहां पर जो अपनी डिमांड्स हैं उनको वो उठा रहा है. ठीक है ना, और दूसरा क्या है G20. ठीक है ना, दूसरा प्लेटफॉर्म है G20, जहां पर अफ्रीका अपने जो है दिक्कतें हैं, जो भी उसकी डिमांड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको उठा रहा है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी उठा रहा है. तो ऐसे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अफ्रीका जो है एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के रूप में, क्योंकि सारे कंट्री तो है नहीं वहां पे, सिर्फ ये एक साउथ अफ्रीका ही है. ठीक है, तो जहां जहां पर भी इसका पार्टिसिपेशन है वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम्स को, उसकी डिमांड्स को बता रहा है. राइट, सो फॉर अ कॉन्टिनेंट विद 54 कंट्रीज, तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो 54 कंट्रीज है उसमें. राइट, ओवर अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल साउथ,
तो ये जो ग्लोबल साउथ है बेसिकली, आप अगर यहाँ देखेंगे ये है पूरा ग्लोबल साउथ, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट जितना भी है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, ये सारी की सारी कंट्रीज का जो टोटल है उसका ये 1/4 है, एक हिसाब से आप समझ लीजिए, ठीक है, 1/4 है, ओके, ओवर अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है, एंड इट इज पॉपुलेटेड एट ब्रिक्स। तो पॉपुलेटेड मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेड हो गया यहाँ पे, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेड, मतलब ये यहाँ पर किस रूप में प्रेजेंट है, ब्रिक्स के में, जो ब्रिक्स एक फोरा है उसमें ये साउथ अफ्रीका के रूप में प्रेजेंटेड है, एंड द G20 बाय साउथ अफ्रीका, ओके, एंड ए टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्लैक कॉन्टिनेंट। तो ए टिपिकल मतलब जो जो सारे अफ्रीकन कंट्री के जैसा नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका थोड़ा सा अलग कंट्री है अगर आप देखें पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो साउथ अफ्रीका का जो है बहुत ही अच्छा, मतलब थोड़ा सा है अदर कंट्रीज के कंपेयर में, तो वो उससे अलग है, बट फिर भी वो पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, जिसको ब्लैक कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, ठीक है, तो उसका एक हिसाब से वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या डिसाब, यहाँ से शुरू होती है पूरी की पूरी एक ये ऐसी सैड कहानी कि जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को लूटा खसोटा गया आज तक, और क्या क्या दिक्कतें उसमें उन सारी चीज़ों की वजह से आज तक बनी हुई हैं, राइट। तो वहाँ से यहाँ तक लेके ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है, 2 पैराग्राफ, दीज आर डेडिकेटेड टू द प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस और द डिस्ट्रप्टर्स, जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उनके बारे में बात करेंगे, राइट। सो अफ्रीका इन जनरल, ठीक है ना, आमतौर पर अफ्रीका के बारे में बताया, द साहेल रीजन इन पर्टिकुलर। तो ये पूरा का पूरा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये आप देखिए, ये पूरा का पूरा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, यहाँ से मेडिटेरियन सी, रेड सी, ठीक है ना, इधर अटलांटिक ओशन है, ठीक है, और इधर इंडियन ओशन है। तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा साहेल रीजन है। इसके ऊपर जो बोलते हैं वो सहारा रीजन है, इसके नीचे जो रीजन वो सवाना रीजन है, ठीक है। तो ये साहेल रीजन में कौन कौन सी कंट्री है, सेनेगल आ रही है, माली, बर्किना फासो, राइट, साहेल, नाइजर, चाड, सूडान, इथ्रिया, राइट, ये सारी जो कंट्री हैं। तो अफ्रीका में तो ओवरऑल पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम है, बट स्पेसिफिकली अगर हम साहेल रीजन की बात करें तो उसके बारे में बात किया था कि पर्टिकुलर साहेल रीजन इन पर्टिकुलर, ठीक है, आर पासिंग थ्रू सेवरल एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस, मतलब जिससे कि उसका अस्तित्व ही खतरे में, इस तरीके के चैलेंजेस हैं। अब वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, मिस गवर्नेंस, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना, द डोमिनेंस ऑफ रूलिंग ट्राइब्स, वहाँ की जो रूलिंग ट्राइब्स हैं उनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो रिसेंटली क्या हुआ, हाल ही में क्या हुआ, न्यू डिसरप्टर्स, ये तो सारी दिक्कतें हैं ही ऑलरेडी जो अभी मैंने बताई 4 आपको, ठीक है। रिसेंटली न्यू डिसरप्टर्स सच एज द इस्लामिक टेरर, तो जो नए डिसरप्टर मतलब नई जो दिक्कत पैदा करने वाले जो एक्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से, इस्लामिक टेरर, ठीक है ना, इस्लामिक टेररिज्म वगैरह जो है वो है। इंटर ट्राइबल स्क्रिमिज, तो स्क्रिमिज मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़ा आपस में होना। तो इंटर ट्राइबल, तो जितनी भी ट्राइब्स हैं वहाँ की आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनमें, ठीक है, ये एक नए चैलेंज के रूप में उभर के आ रहे हैं। एंड चेंजिंग क्लाइमेट, और जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो भी पड़ रहे हैं। और रन अवे फूड इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब खाना बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। एंड अर्बनाइजेशन एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, अर्बनाइजेशन हो नहीं पा रहा है वहाँ पे, और यूथ बहुत ज़्यादा हाईली अनएम्प्लॉयड है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हैव फर्दर स्ट्रेन्ड द ट्रेडिशनल सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक। तो स्ट्रेन मतलब और ख़राब कर देना किसी चीज़ को, बद से बदतर कर। तो पहले तो ये मिस गवर्नेंस, अनप्लान डेवलपमेंट, द डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग ट्राइब्स और करप्शन, ये तो थे ही। जो नया डिसरप्टर्स है वो क्या है, इस्लामिक टेरर, इंटर ट्राइबल स्क्रिमेज, चेंजिंग क्लाइमेट, राइट, रन अवे फूड इन्फ्लेशन, अर्बनाइजेशन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। सो इन्होंने क्या हुआ, जो इससे पहले जो पारंपरिक जो वहाँ पर सामाजिक और एक तरीके से राजनीतिक व्यवस्था बनी हुई थी उसको और ख़राब कर दिया है, राइट। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसको नोट करना चाहिए, राइट। अगर आप इसको नोट करते हैं तो दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कैन कोट देम इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन यूज इट, राइट। ऐसे करके अब आप अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे करके इसको थोड़ा सा एक हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ समथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऐसे करके आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, राइट। So this is the way that you can read these kind of things. Okay, so let us move ahead. As the past military interventions by France, देखो मिलिट्री इंटरवेंशन किया मतलब जो है फ्रांस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, ठीक है ना, जैसे यूएस, रशिया के जो वेगनर ग्रुप हैं, इन सब ने मिलिटरली मतलब जो है अपनी सेना के थ्रू इंटरवीन किया है वहाँ पर, ठीक है। कैसे किया है, टू कर्ब द मिलिटेंसी, क्योंकि वहाँ पर जो मिलिटेंसी है, ठीक है ना, जो मिलिटेंसी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, स्पेशली साहेल रीजन जो ये है, ठीक है ना, स्पेशली साहेल इन कंट्रीज़ में जो मिलिटेंसी है उसको कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के जो वेगनर ग्रुप, तो वेगनर ग्रुप क्या है, एक प्राइवेट आर्मी है,
ठीक है ना, जिसको रशिया हायर करता है, ठीक है, तो रशिया ने उसको भेजा वहाँ पे, यूएस ने भेजा, फ्रांस ने भेजा, तो ऐसी कहानी के रूप में आप उसको पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि जिसकी वजह से आप वहाँ के मिलिटेंसी को रोक सकें, सो दे फ्रीक्वेंटली बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो हुआ क्या कि ये जो जिस दिक्कत को सॉल्व करने गए थे उसी दिक्कत का हिस्सा बन गए ये सारे कंट्री। अब क्या हुआ, दीज इंटरवेंशंस हैव कॉस्ट। अब ये जो इंटरवेंशंस किए गए हैं, अब फ्रांस अगर जा रहा है बर्किना फासो में या माली में, ऐसी कंट्रीज की जो सिचुएशन खराब है उसको सही करने के लिए जा रहा है, तो कुछ कॉस्ट, कुछ कीमत या कुछ तो उसका इंटरेस्ट होगा ना। तो वो कौन सी कीमतें चुका रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? कीपिंग डिक्टेटरशिप इन पावर टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये सारी कंट्रीज का, फ्रांस का, यूनाइटेड स्टेट्स का, रशिया का, इनका सबका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। जैसे कि नाइजीरिया में क्या है, यूरेनियम है, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन जो रिपब्लिक है उसमें क्या है, गोल्ड पाया जाता है, और लीबिया में क्या है, ऑयल है, राइट। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया को। तो यही इनका इंटरेस्ट है, राइट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो इनका है ना, इसी वजह से ये लोग वहाँ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, जो डिक्टेटरशिप, जो तानाशाह है वहाँ पर, उनको ये पावर में ही रखते हैं, कि जिसकी वजह से एक सुरक्षा बनी रहेगी, कि जिसकी वजह से ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो ये इससे इनका हित सिद्ध होता रहेगा ये सारी कंट्रीज का। तो बेसिकली ये जाते हैं वहाँ से ये सब डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए, मिलिटेंसी कम करने के लिए, बट अपने इंटरेस्ट के लिए ये उसी प्रॉब्लम्स का पार्ट बन जाते हैं, राइट। तो देखिए कैसे लोग कितने सेल्फिश होते हैं, किसी भी कंट्री की भलाई नहीं चाह रहे लोग और अपना अपना फायदा करें, राइट। तो वैसे ही आप अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, यू शुड ट्राई टू शिफ्ट or change your medium from Hindi medium to English medium, so that you can enhance your chances of getting into the civil service examination manyfold. Otherwise, no one will come to save you. It is only you and your hard work and your right or correct decisions, right? Seeing the current scenario that how much results are coming from the Hindi medium, right? उसके बाद ही आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन, राइट। सो हियर अंटिल रिसेंटली, मतलब अभी हाल ही में, अफ्रीकन नेशनलिस्ट टुक प्राइड इन द कॉन्टिनेंट हैविंग सीन द लास्ट ऑफ जनरल्स इन पावर। अभी तक अफ्रीका के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्व हुआ करता था कि जो उनके जनरल्स हुआ करते थे पावर्स में, ठीक है। अब क्या है, बट थैंक्स टू सोशियो पॉलिटिकल डिसऑर्डर, तो जो ये सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो स्थिति बिगड़ी है वहाँ, वो क्या दिखा था, हाईलाइटेड द पास्ट डिकेड हैज सीन द जनरल्स कमिंग बैक इन इजिप्ट, बर्किना फासो, माली एंड नाइजर। पास्ट डिकेड में, मतलब पिछले कुछ दशकों में ये देखा जा रहा है कि इजिप्ट, बर्किना फासो, माली या नाइजीरिया में, नाइजर जो कंट्री है, इसमें फिर से डिक्टेटरशिप, उसी तरीके की जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो पावर में आ रहे हैं, ठीक है, सत्ता में आ रहे हैं। सो द आर्म फोर्सेज इन लीबिया एंड सूडान हैव स्प्लिट, ठीक है। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं लीबिया में और जो सूडान में, वो एक दूसरे से अलग हैं। मतलब कैसे हैं, आर वेइंग फॉर सुप्रीमेसी। वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आर्म्ड फोर्सेस सुप्रीमेसी में रहे, मतलब सुप्रीम जो लीडरशिप हो वो मिलिट्री की हो, ठीक है। अब देखिए अगर मिलिट्री की रहेगी तो डेमोक्रेसी होगी नहीं, ठीक है, और डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप होगी, ठीक है, और वो डिक्टेटरशिप होगी तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इस तरह के फ्रांस और रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स अपने अपने इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए उन्हीं के साथ वो मिलते रहेंगे, तो कभी विकास इनका होगा नहीं, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों में जो उलझा हुआ है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसकी मदद इंडिया कैसे कर सकता है, G20 की समिट की जो प्रेसिडेंसी उसके पास है, और जो अभी ब्रिक की जो वहाँ पर समिट हुई है, और उसके बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका और इंडिया और अफ्रीका का क्या रिलेशन है उसके बारे में हम देखेंगे, राइट। तो ये सब देखिए कितनी दिक्कतों में फंसा हुआ है ये, राइट। अब क्या है, वाइल मोस्ट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स इन दीज कंट्रीज आर रिलेटिवली वीक, तो जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं ये अब जो कंट्रीज बताई गई हैं वो बहुत ही वीक हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही वीक हैं और इनकेपेबल ऑफ डिफीटिंग द इस्लामिस्ट एंड ट्राइबलिस्ट, देयर टॉप ब्रास डू नॉट लैक पॉलिटिकल एम्बिशंस। तो जो इस्लामिस्ट का जो टेरर है, ठीक है ना, ISIS वगैरह जो है, या जो ट्राइबलिस्ट्स हैं, उनको हराने में वो अक्षम है, इनकेपेबल ऑफ डिफीटिंग है, ठीक है ना, उनको हराने में उनके अंदर क्षमता नहीं है। एंड देयर टॉप ब्रास एंड देयर टॉप ब्रास डू नॉट लैक पॉलिटिकल एम्बिशन, और इनके जो ब्रास हैं, इनके जो टॉप लीडर्स हैं, वो पॉलिटिकल एम्बिशन है उन सभी के अंदर, ठीक है, कि वो भी मतलब राजनीतिक रूप से वहां पर राज करना चाहते हैं। सो द रीजंस फॉर द रिटर्न ऑफ जनरल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन स्पेसिफिक टू द नेशनल सिचुएशन। तो जो जनरल्स की वहां पर वापसी हो रही है वो बहुत ही उलझी हुई कुछ बातें हैं, और खास तौर पर क्या है कि जो नेशनल सिचुएशन है, कि जैसी वहां पर राष्ट्रीय स्थिति वहां पर जैसी है उस कंट्रीज की, उसकी वजह से जो है रिटर्न ऑफ जनरल्स हो रहा है, ठीक है। सो द अफ्रीकन पॉलिटिकल एलीट इज एट इट्स विट्स टू एंड द पुट द चीनी ऑफ बोनापार्टिज्म बैक इनटू द बॉटल। तो ये एक ऐसा बढ़िया अच्छा सा फ्रेज टाइप का यहाँ पे लिख दिया है कि जो जो अफ्रीका के जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, मतलब जो वहाँ के राजनेता हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि की अंतिम सीमा तक ये सोच लिया है कि बोनापार्टिज्म वाली चीज़ को, उसको हम फिर से जो है बॉटल में रख देंगे, कोई हमें चाहिए नहीं ऐसी चीज़, ठीक है, मतलब चमत्कारी चीज़ हमें नहीं चाहिए। सो देयर अर्लियर रीजनल, तो रीजनल मतलब क्या है, विद इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो भी कंट्री है, एंड कॉन्टिनेंट मतलब एज अ कॉन्टिनेंट के तौर पर अफ्रीका पर। तो सबसे पहले क्या होता था उनका, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डीलेजिटिमाइजेशन एंड कंटेनमेंट ऑफ द पुत्सिट्स
is becoming increasingly less effective as such regimes have proliferated. तो proliferated होता है विस्तार करना, and delegitimization का मतलब होता है कि जो इस तरीके के ग्रुप्स हैं उनको डीलेजिटिमाइज किया जाए और उनको रोका जाए, ठीक है, उनको अवैध घोषित किया जाए। डीलिमिटाइजेशन मतलब क्या, उनको जो है अवैध घोषित किया जाए, जो ये मिलिट्री वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और उनको रोका जाए। कंटेनमेंट मतलब उनको रोका जाए, ऑलराइट, ऑफ दी पुटसिट्स, जो कि मतलब इस तरीके के गलत मतलब काम करने वाले लोग हैं, इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली लेस इफेक्टिव एज सच। तो इस तरीके के रेजिम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से इनको रोकना अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। थस मतलब इस प्रकार, थस when the economic community of West African states, जिसको बोलते हैं ECOWAS, recently threatened to act militarily against Niger's junta, two member states, Mali and Burkina Faso, both run by military governments, opposed the idea, and similarly, Sudan's warring generals have defied calls for a ceasefire. तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब है कि जो मिलिटरली वहाँ पे जो मिलिटेंसी चल रही है, तो इकोवास जो है, जो वहाँ पर इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, उन सब ने जो है थ्रेटन किया है, धमकी दी है किस चीज़ की, कि हम मिलिटरली एक्ट करेंगे नाइजीरिया जनता के खिलाफ, मतलब जो नाइजर जनता जो पार्टी, उसके खिलाफ हम जो है मिलिटरी एक्शन लेंगे। तो जो इकोवास के दो मेंबर स्टेट हैं, एक है माली और एक है बर्किना फासो, इन दोनों, और यहाँ पर दोनों में मिलिट्री गवर्नमेंट चले, तो इन लोगों ने इस आइडिया को अपोज किया कि नहीं नहीं, इकोवास को वहाँ पे मिलिटरली एक्ट नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ उसी रूप में सूडान में के जो वारिंग जनरल्स हैं, जो लोग युद्ध में बिल्कुल जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं सूडान में, उन्होंने भी बताया कि हम युद्ध को जो है रोकेंगे नहीं, मतलब जो है हैव डिफाइड, मतलब मना कर दिया, कॉल्स फॉर अ सीज फायर, कि आप सीज फायर करिए, मतलब सीज फायर, फायर मतलब क्या है, आग, या मतलब जो है बॉम्बिंग वॉम्बिंग शेलिंग वगैरह, ठीक है ना। तो और उसको सीज मतलब रोकना, तो इस सीज फायर करिए, मतलब युद्ध विराम करिए, उन्होंने मना कर दिया। अब ये सारी कहानी जब होगी, तो अगर कोई भी कंट्री इसके बारे में सुनेगी कि भाई अफ्रीका में ऐसा ऐसा चल रहा है, इतनी 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 सारी मतलब वहाँ पे दिक्कतें हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो सारी कंट्रीज का क्या होगा, इरोडिंग इंटरनेशनल सपोर्ट। तो जो इंटरनेशनल सपोर्ट है धीरे धीरे वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इरोडिंग मतलब कम होना किसी चीज़ का, ठीक है। So Africa's problems are further compounded by an erosion in its international support base. तो इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद और ज़्यादा बद से बदतर होता जा रहा है अफ्रीका की सिचुएशन, जिसकी वजह से इंटरनेशनल सपोर्ट बेस है वो कम होता जा रहा है। China has been Africa's largest trading partner, right? So this question may come into the prelim. So you should be very much mindful of the fact that these are important facts. Sometimes they may appear in the examination in the form of the prelims questions. So China has been Africa's largest trading partner, ठीक है। जो चाइना जो है वो अफ्रीका का, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ओके, और इन्वेस्टर भी है, इन्वेस्ट भी सबसे ज़्यादा करता है। बट अ स्लोइंग इकोनॉमी एंड ट्रेड हैव रिड्यूस्ड इट्स एपेटाइट फॉर अफ्रीकाज कमोडिटीज़। लेकिन जो अफ्रीका की जो स्लोइंग इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी स्लो चली और जो ट्रेड स्लो है वहाँ पर, उसकी वजह से जो एपेटाइट, जो भूख है, जो इच्छा है बेसिकली कि वो अफ्रीका की कमोडिटीज़ को ले, उसमें कमी आ गई है, ठीक है। Its Belt and Road Initiative has raised the debts of some African countries to unsustainable levels। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके अंदर जो वो लोन देता है अफ्रीकन कंट्रीज को, जो उसने लोन दिया वो अनसस्टेनेबल लेवल पहुंच गया, मतलब वो लोग वापस कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इन टर्न कॉजिंग देम टू सीड कंट्रोल ऑफ सम ऑफ देयर एसेट्स टू चाइना। इसकी वजह से ये सारी कंट्रीज मजबूर हो गई हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ कंट्रीज मजबूर हो गई हैं जो लोन को रीपे नहीं कर पा रही, कि सीड मतलब हवाले कर देना, किसके, चाइना के हवाले कर देना अपनी कुछ असेट्स, मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे, उनको बोलेंगे भाई आप इसको लीज पे ले लीजिए, ठीक है, आप इसको लीज पे ले लीजिए 99 ईयर्स के लिए। ऐसे करके चाइना के साथ उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो नाउ रशिया प्रीवियसली प्रमोटेड द वैगनर ग्रुप्स इन अफ्रीका एज अ शॉर्टकट फॉर सिक्योरिटी। चूंकि जो वैगनर ग्रुप है वो एक प्राइवेट हायर्ड आर्मी होती है, तो रशिया ने उसको पहले भी प्रमोट किया था अफ्रीका में, जिसकी वजह से कि सिक्योरिटी हो, तो ये उसका एक शॉर्टकट था, ठीक है। बट आफ्टर द मिलिशियाज म्यूटिनी अगेंस्ट द क्रेमलिन, तो क्रेमलिन क्या है, जो रशिया है वहाँ का जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उस जगह का नाम है क्रेमलिन, वहीं पर है सब कुछ, ठीक है। तो क्रेमलिन बोलिए या रशिया बोलिए या मॉस्को लिखिए, बात एक ही है। लेकिन जो मिलिशिया, जो मिलिट्री की जो विद्रोह हो गया है क्रेमलिन के खिलाफ, एंड द डेथ ऑफ इट्स चीफ इन द एयर क्रैश, तो जो वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं, इनकी एयर क्रैश में डेथ हो गई है, राइट। इसके ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है अभी। सो दिस सिचुएशन है, तो इसकी वजह से सिचुएशन अब अनक्लियर है। अब क्या है, रशिया विच इज अंडर वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शन, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, रोक लगी हुई है, ठीक है। वेस्टर्न सैंक्शन मतलब यूएस ने लगा, होस्टेड एन अफ्रीकन समिट इन जुलाई, तो उसने एक अफ्रीकन समिट जो है जुलाई में होस्ट की थी, ठीक है। किसने होस्ट की थी, रशिया ने। दैट सॉ टिपिड पार्टिसिपेट, जिसके तो उसमें मतलब बहुत ही कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम एंड अदर कॉलोनियल पावर्स एज वेल एज द यूनाइटेड स्टेट्स हैव कंटिन्यूड टू एक्सप्लॉइट मिनरल वेल्थ इन अफ्रीका।
तो जो फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है और जो कॉलोनियल पावर्स हैं और खासतौर पर से जो यूनाइटेड स्टेट्स है, उन्होंने लगातार एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं मिनरल्स, जो मिनरल वेल्थ है अफ्रीका की, उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं अपने हित के लिए, उसको यूज़ करते जा रहे हैं, राइट। बट देयर इकोनॉमिक डाउन टर्न हैज़ लिमिटेड देयर आउट, लेकिन जब से इन लोग की इकोनॉमी थोड़ा स्लो हुई है तब से इन लोगों ने ये वहाँ पर पहुँचना कम कर दिया है। Moreover, Europe's main concern is limited to stopping illegal migration from African shores. तो shores मतलब होता है किनारा, ठीक है ना, क्योंकि ये समुद्र की चारों तरफ से घिरा हुआ है, राइट। तो यूरोप का मेन कंसर्न क्या है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है इलीगल माइग्रेशन होता है अफ्रीकन कंट्रीज से यूरोपियन कंट्रीज में, उसको रोका जा सके, राइट। बस ये अब यहाँ से शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है कि इंडिया का क्या रोल है और इंडिया कैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को इस तरीके की दिक्कतों से निकाल सकता है और उसको बेहतर कर सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास, अभी ब्रिक्स समिट गई है, अभी चंद्रयान हमने लैंड किया सक्सेसफुली, राइट। तो ऐसे इंडिया की थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेचर बढ़ जाता है पूरे वर्ल्ड में, राइट। सो अगेंस्ट दिस वरिंग बैकड्रॉप, तो वरिंग बैकड्रॉप मतलब जो ये पूरा बैकग्राउंड अभी आपको मैंने बताया अफ्रीका के बारे में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब जो पूरा कहानी हुई है, ठीक है। तो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, तो ऐसी स्थिति होने की स्थिति में क्या है, द 15th ब्रिक्स समिट टुक प्लेस इन साउथ अफ्रीका ऑन अगस्त 23-24 विद द थीम ब्रिक्स एंड अफ्रीका। तो अभी जो 15th ब्रिक्स समिट संपन्न हुई है वो साउथ अफ्रीका में संपन्न हुई है 23 to 24 तारीख के बीच में, अगस्त में हुई है, और जिसका थीम है ब्रिक्स एंड अफ्रीका। सो इट वुड बी फॉलोड अप अर्ली इन सितंबर इन द 18th G20 समिट होस्टेड बाय इंडिया। तो अभी ये क्या होगा, सितंबर में जो 18th G20 की समिट होने वाली जो कि इंडिया के द्वारा होस्ट की जाएगी, वेयर सेवरल इश्यूज ऑफ द ग्लोबल साउथ विद अफ्रीका एज फोकस वुड कम। जहां पर G20 समिट जो 18th G20 समिट होगी जो इंडिया के द्वारा होस्ट की जाएगी, उसमें जो ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं, ग्लोबल साउथ मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये जो आपका रीजन है ग्लोबल साउथ, ये देखिए यहाँ पे ये ग्लोबल साउथ है, ये जो क्या लाइन गई है ऐसे करके, ये जितनी कंट्रीज इसके अंदर हैं ये सारे का सारा ग्लोबल साउथ है। अगर और क्लियरली आप देखना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया ग्लोबल साउथ है, ओके। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ऑरेंज कलर से जो है वो ग्लोबल साउथ है, इसीलिए मोदी जी यहाँ पर ऑरेंज कलर जिससे कि ये लगे कि इंडिया ग्लोबल साउथ का एक लीडर है, राइट। तो जो ग्लोबल साउथ के बारे में मतलब ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उसमें से अफ्रीका का जो मेन फोकस है वो सामने आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ग्लोबल साउथ और अफ्रीका के मुद्दे बहुत ज़्यादा डिस्कस की, क्योंकि इंडिया एक तरीके से ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंडिया की वॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर वो अफ्रीका के बारे में कंसर्न्स को उठाएगा, इशूज़ को उठाएगा, राइट। सो द एनुअल सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली would also get underway once again. The black continents travels would pricks the world's consciousness. तो बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वहाँ पर भी एक बार जो ब्लैक कॉन्टिनेंट है, जिसको अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, तो ट्रैवल्स मतलब जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ, और प्रिक्स द वर्ड्स कॉन्शियस, वो पूरी दुनिया की आत्मा को कैसे कचोटेंगी कि जब अफ्रीका अपनी दुख और दर्द को बयां करेगा वहाँ पर कि हमें ये सारी दिक्कतें हैं, हमें हेल्प चाहिए, तो पूरी दुनिया की आत्मा एक बार झकझोर जाएगी कि यार कैसे होता। तो इसका मतलब क्या, प्रिक्स द वर्ड्स कॉन्शियस, ओके। अब इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, इंडिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कैसे रिश्ते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कर, ये इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बट ये बैकग्राउंड बहुत जरूरी था कि क्यों क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो G20 से कैसे रिलेटेड है, ये ब्रिक्स समिट से कैसे रिलेटेड है, राइट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से कैसे रिलेटेड है, ओके। सो इंडियाज रोबस्ट टाइज, so India's ties with Africa are deep, diverse and harmonious that ranges from Mahatma Gandhi's satyagrah against the apartheid to the United Nation पीस कीपिंग रोल। तो इंडिया के जो टाइज हैं, मतलब जो रिलेशनशिप है अफ्रीका के साथ, वो बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही विविध हैं, मतलब बहुत सारे एरियाज में हैं, और बहुत ही समरसता है उनमें, ठीक है, हारमोनियस हैं। दैट रेंज फ्रॉम महात्मा गांधी, जो कि शुरू होते हैं महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के टाइम से, जो कि अपार्थीड मतलब होता है रंग भेदी, नस्ल भेदी, ठीक है ना, ऐसे जो अपार्थीड मूवमेंट होता था तो महात्मा गांधी जी ने उसके खिलाफ सत्याग्रह किया था। तो उस वक्त से लेकर के टू द यूनाइटेड नेशन पीस की, तो आजकल के टाइम में भी जब अफ्रीका जो भी कंट्रीज हैं, अफ्रीका कंट्रीज हैं, वहाँ जब स्थिति बिगड़ती है तो इंडिया अपनी यूएन पीस कीपिंग फोर्स को भेजता है, राइट। तो वहाँ से लेकर के आज तक हमारा जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ऑल्दो वी नाउ इम्पोर्ट लेस ऑयल फ्रॉम अफ्रीका, हालांकि अब हम अफ्रीका से कम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, एंड सेल्फ फेवर एग्रीकल्चर पर, और कुछ कम ही एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं अफ्रीका को। इंडिया अफ्रीका ट्रेड रीच्ड $98 बिलियन इन 2022-2023। तो ये इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इंडिया अफ्रीका का जो ट्रेड है वो $98 बिलियन जो कि 2022-2023 में हुआ है।
सो इंडियाज इन्वेस्टमेंट एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स विद अफ्रीका रिमेन रोबस्ट। तो बाकी जो इंडिया के इन्वेस्टमेंट हैं, जो हम लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, और सोशियो इकोनॉमिक जो इंगेजमेंट्स हैं हमारे अफ्रीका के साथ, वो रोबस्ट है, वो काफ़ी मजबूत हैं, ठीक है। स्पेशली इन सच सेक्टर जैसे, और मतलब खास तौर पर कौन से सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, ठीक है ना, हेल्थ केयर के सेक्टर में, टेलीकॉम के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, ठीक है ना, और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो कि ज़रूरी टेक्नोलॉजी है जिसको हमें उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए जिससे उनकी मदद हो सके, और एग्रीकल्चर, ऐसे मुद्दों पर हमारी रिलेशनशिप अफ्रीकन कंट्री के साथ काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी अच्छी मजबूत है। सो इंडिया वॉज द फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अफ्रीका। सो इंडिया वॉज द फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अफ्रीका एंड हु इज द फर्स्ट, चाइना, राइट, एंड हैज़ एक्सटेंडेड ओवर $12.37 बिलियन इन कंसेशनल लोन्स। तो इंडिया ने 12.37 बिलियन डॉलर का कंसेशनल लोन, मतलब बहुत सारी छूट पर जो है लोन दे रखा है अफ्रीकन कंट्रीज़ को। सो इंडिया हैज़ कंप्लीटेड 197 प्रोजेक्ट। तो इंडिया ने लगभग 197 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है एंड हैज़ प्रोवाइडेड 42,000 स्कॉलरशिप, और लगभग 42,000 स्कॉलरशिप 2015 से अब तक प्रोवाइड की हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के सिटीजन्स को, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिव इन अफ्रीका। तो लगभग 30 लाख भारतीय ओरिजिन के लोग अफ्रीका में रहते हैं, बहुत मतलब जो है सेंचुरी से रहते हैं, ठीक है ना, शताब्दियों से रहते हैं। दे आर अफ्रीकाज लार्जेस्ट नॉन नेटिव एथनिसिटी। तो अफ्रीका के अंदर अफ्रीका के जो मूल निवासी उनको छोड़ करके ये नॉन नेटिव सबसे बड़ी एथनिक जो है, जो ग्रुप है, वो इंडियंस है वहाँ पे, ठीक है। सो इंडिया इज वेल प्लेस्ड टू लेवरेज इट्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल विद अफ्रीका टू हेल्प द कॉन्टिनेंट ईदर बायलैटरली और थ्रू दीज मल्टीलेटरल फोरम्स। अब देखिए यहाँ पे निकल के आया, इंडिया इस वक्त वेल प्लेस्ड है, मतलब इंडिया की इस वक्त ऐसी इतनी अच्छी स्थिति है कि लेवरेज मतलब वो यूज़ कर सकता है इट्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल, जो इंडिया की एक कॉम्प्रिहेंसिव की भाई वो G20 की भी प्रेसिडेंसी है, ब्रिक्स में भी इंडिया का दबदबा है, चंद्रयान हमने लॉन्च किया है, ठीक है, हर जगह हमारी सुनी जा रही है। तो इंडिया काफ़ी अच्छी मतलब सिचुएशन में है, जो कि वो अफ्रीका को हेल्प कर सकता है, एक कॉन्टिनेंट के तौर पर भी, ठीक है ना, या बायलेटरल मतलब, या मतलब द्विपक्षीय अगर समझौते भी करें तो भी, या थ्रू दीज मल्टी, और या थ्रू दी ये जो मतलब जो है ब्रिक्स एक मल्टीलेटरल फोरम है, G20 एक मल्टीलेटरल फोरम है, तो इन फोरम्स पे भी अगर अफ्रीका के कंसर्न्स को इंडिया उठाए तो इंडिया अफ्रीका की बहुत हेल्प कर सकता है, राइट। सो इट्स होस्टिंग ऑफ द G20 समिट। तो जो इंडिया G20 समिट को होस्ट कर रहा है, विल प्रेजेंटेड विद अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू अप द एंटी। तो अप द एंटी मतलब क्या है कि अब हम और जोर पुरजोर तरीके से जो है, ये इंडिया के पास एक ऐतिहासिक मौका है कि G20 की प्रेसिडेंसी जो इंडिया के पास है, जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है, उसमें अगर इंडिया अफ्रीका कंटिनेंट के इश्यूज को उठाएगा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। सो इट कुड कंसल्ट लाइक माइंडेड G20 पार्टनर्स एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, राइट, और लाइक माइंडेड कंट्री, जो भी कंट्रीज मतलब लाइक माइंडेड कंट्रीज क्या, जिसमें भी डेमोक्रेसी है, ठीक है, उन सारी कंट्रीज से कंसल्ट कर सकता है, और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से भी कंसल्ट कर सकता है फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव सेमी परमानेंट प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व द स्टेलमेटेड सिक्योरिटी। तो जो सिक्योरिटी की स्थिति है जो बनी हुई है बिल्कुल वहाँ पे एकदम बिल्कुल जो अफ्रीका में, ठीक है ना, जो बनी, और सोशो इकोनॉमिक सिचुएशंस इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका, तो इनको जो है रिजॉल्व कर सकती है, कि जो सिक्योरिटी के इशू को रिजॉल्व कर सकती है, और सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन जो वर्सन है वहाँ पर, जो मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में ऐसा है, तो अगर इंडिया आवाज़ उठाएगा तो इससे बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा मिल सकता है। सो इट शुड डिलीवर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये सब अगर किया जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, राजनीतिक स्थिरता आएगी। तो जब राजनीतिक स्थिरता आएगी तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि इरोडिंग इंटरनेशनल सपोर्ट, तो ये इरोडिंग नहीं होगा, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल सपोर्ट होगा, कि फिर से जो है रीस्टैब्लिश हो जाएगा इंटरनेशनल सपोर्ट, बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहेंगी, ऐसे करके चीज़ों को हम अच्छा कर सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, राइट। फिर क्या है, इट शुड डिलीवर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी वहाँ पर, ठीक है ना, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जब सारी कंट्रीज उसके साथ रिलेशनशिप रखेंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, राइट, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक वहाँ पे अच्छे से गवर्नमेंट भी आएंगी। ओवरऑल इंडिया की वजह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बहुत हेल्प हो सकती है बाय कंबाइनिंग पीस कीपिंग विद सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ठीक है ना। एक तो पीस कीपिंग फोर्स वगैरह पे वहाँ भेजी जाए जिससे कि पीस कीपिंग हो, उसके साथ साथ सामाजिक और जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, या इस तरीके की जैसे वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन होगा, ऐसे इंस्टीट्यूशन को बिल्ड किया जाए अच्छे से, राइट। सो वी कैन ऑफर फोर्स मल्टीप्लायर्स सच एज टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, राइट। तो हम देखें कि कौन कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट करके जितने जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिखा सकता है, उसको बोलते हैं टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, राइट, एंड ट्रांसफर ऑफ रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट इंडियन इनोवेशन। तो जो भी रिलेवेंट हैं, जो वहाँ के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, ऐसे जो इनोवेशंस हैं इंडियन, उनको हमें जो है वहाँ पर सेंड करना चाहिए, ठीक है। सच एज दी जैम ट्रिनिटी, जैसे कि जनधन, आधार और मोबाइल। जैसे हमने इंडिया में क्या किया, करप्शन को रोकने के लिए जनधन, आधार और मोबाइल को यूज़ किया, ठीक है ना। तो अब जैसे मनरेगा है या सिलेंडर है, तो जिस भी चीज़ की सब्सिडी है, ठीक है ना, या वेजेस हैं, वो डायरेक्टली इंसान के मोबाइल में ट्रांसफर की जाती है। और जो मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल नंबर होते हैं, वो आधार कार्ड से जुड़े होते हैं, और आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। तो बिल्कुल ये फुल प्रूफ प्लान होता है,
राइट। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ों को वहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो वही है ना, जैसे कि मनरेगा का मजदूर है, उसने मजदूरी की तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, राइट। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, ठीक है ना, तो जिससे मतलब जो है जो भी हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, तो यूपीआई जैसी चीज़ों को भी वहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स इंडिया में जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को भी वहाँ इंस्टीट्यूटेड किया जाना चाहिए। बाय ऑफरिंग अ मोर पार्टिसिपेटिव एंड लेस एक्सप्लॉयटेटिव अल्टरनेटिव, तो मतलब तो मतलब ऐसी चीज़ों को ऑफर करना चाहिए जिसमें पार्टिसिपेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, और वो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की कम से कम हो, राइट। तो न्यू दिल्ली कैन मेक द इंडिया अफ्रीका इकोसिस्टम एन एग्जाम्पलरी विन विन पैराडिग्म फॉर द 21st सेंचुरी। तो अगर न्यू दिल्ली इस तरीके से इंडिया अफ्रीका इकोसिस्टम को हेल्प करेगा तो ये एक उदाहरण बनेगा जो कि दोनों के लिए, इंडिया के लिए और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए भी 21st सेंचुरी में एक विन विन जैसी सिचुएशन होगी, राइट। So this is very important article. You should make down the notes and try to write the answers out of this. Okay, see you in the next video.